हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सभी? होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज़, जैसा कि फ्रेम में धीरे धीरे आएगी, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये ब्लू घोड़ा है हमारे साथ आज XUV700। ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। कोई मैं आपको फीचर्स नहीं बताऊंगा क्या क्या मिलते हैं, आप क्या क्या नहीं मिलते हैं भाई। ओनरशिप रिव्यू तो भाई ये हैं ओनर आशीष, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। बट एक बार इनसे उनका क्विक इंट्रोडक्शन। तो भाई मैं तो जो भाई काम कर रहे हैं आर्यन भाई, वही काम करता हूँ यूट्यूब का ही। भाई ये भी एक वेल नोन अच्छे खासी यूट्यूबर हैं, हमसे तो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं ये। अरे भाई बड़े बड़े कुछ भी नहीं है हम वही है कि टाइम की बात है। और बड़ा क्या कंटेंट होता है आपको थोड़ा सा बता दीजिए। कंटेंट वैसे तो मैं अर्निंग ऐप के ऊपर बनाता हूँ, पर फिलहाल मैं जो है वो शेयर मार्केट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो शेयर मार्केट के वीडियो ज़्यादा बनाता हूँ, तो वो वाला चैनल है अभी तो। ओके गाइस, तो भाई का मैं चैनल का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप विजिट कर सकते हैं। ये फाइनेंशियली एडवाइस देते हैं एक तरह से। अभी जो इनका मेन कंटेंट है शेयर मार्केट से रिलेटेड इनकी वीडियोस होती हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं XUV700 की। कितना टाइम हो गया आपको परचेज़ किए हुए? 6 महीने हो गए। और ये ड्रिवन कितनी कर दी आपने? ये 7-8 हज़ार किलोमीटर चला दिया। 7-8 हज़ार। तो मैं जानना चाहूँगा आशीष भाई आपसे, सबसे पहले जो आपने परचेज़ की थी महिंद्रा वालों की तरफ से क्या कोऑपरेशन रहा? आपने बुक कराई? क्योंकि अभी तक देखो 2.5 साल हो चुके हैं उसको मार्केट में आए हुए, पर अभी भी ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, प्रीमियम प्रोडक्ट है जो इस पर वेटिंग रहती है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा डीलरशिप के थ्रू? तो जो वेटिंग में जो लोग मार्केट में बोलते हैं कि जो हवा बना रखी है ना, वही वाली चीज़ मेरे साथ भी हुई। ठीक है कि जितनी वेटिंग दिखाते हैं उतनी एक्चुअली में है नहीं। आप ये है कि अगर आपको लेनी है तो आप बुक करा दो। हो सकता है आपको शायद वो मॉडल नहीं मिले, और उसके ऊपर नीचे के मॉडल के ऑफर काफ़ी, मतलब अगर आपके पास 2-3 डीलर। आपने बुक कौन सी कराई थी? मैंने बुक कराई थी X7 आपने ऑलरेडी। और ये आपने लिए X7L लग्जरी? हाँ, क्योंकि मुझे क्या है, गाड़ी की नीड थी और जल्दी चाहिए थी, इस चक्कर मैंने ले ली। भाई वो डिमांड देख लेते हैं डीलर वाले कि कस्टमर को नीड है, तो 1-2 लाख रुपए फालतू अगर अपन डिमांड करें तो कस्टमर को देख के पिच करते हैं तो ले लेता है। तो आपके साथ भी यही हुआ? हाँ नहीं, और मेरे पास तो ये हुआ कि X5 भी थी उनके पास, वो मुझे X5 भी दे रहे थे। बढ़ती एक बार मैं बताता हूँ, जब मैंने अपनी ब्रेजा ली थी तो X5 मुझे दिखी थी, मैं ले रहा था, बट उसमें रेड कलर था। शोरूम वाले बोले भैया ले जाओ सेम डे, बट रेड कलर था, चाहिए नहीं था। सेम मेरे साथ यही था। X7 जो मुझे चाहिए था ना, उसमें भी रेड कलर खड़ा था, मतलब ले जाने की कंडीशन में, मतलब आज जाओ और ले जाओ, बट रेड कलर मुझे नहीं चाहिए था। तो भाई कलर के कंसर्न हो जाते हैं, भाई के साथ भी वही हुआ। ठीक है, तो कितने डेज़ में मिल गई आपको कार? वैसे तो अगर मैंने जहाँ से बुकिंग कराई थी वहाँ से अगर काउंट करेंगे तो मुझे 3-4 महीने में मिल गई थी। 3-4 महीने में? हाँ। मतलब और जो उनका एक फीचर रहता है ऐप के ऊपर आप ट्रैक कर सकते हैं, वो वाला आपने किया था या नहीं किया था? लाइक वो ट्रैकिंग वाला? वो मैंने ट्रैकिंग वाला करा था, तो उसमें तो मुझे 1-1.5 साल का टाइम बता रहा था। तो उसका तो ये ट्रैकिंग वाला क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग हैं ना ट्रैक करने के भरोसे रह जाते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आप एक कस्टमर हो, रियल आप जो आपके साथ एक्सपीरियंस था वही आप शेयर करोगे, तो कितना क्या अच्छा खासा रहा आपका एक्सपीरियंस? इसमें तो बहुत ख़राब था, क्योंकि अगर कोई आज बंदा गाड़ी लेने जा रहा है तो वो 1.5 साल बाद तो लेगा नहीं। एग्जैक्टली। तो इससे अच्छा तो यही है कि अपन 2-3 डीलर अगर आपके पास है ना, तो 2-3 डॉलर सब पे डीलर पे बुक करा दो, क्योंकि अगर आप बुकिंग कैंसिलेशन भी करते हो तो आपका कोई 400 कटता नहीं है। तो सारा आपको पैसा वापस मिल ही जाएगा। तो जो भी डीलर है वो खुद आपसे कनेक्ट कर लेंगे कि आपको ये मॉडल चाहिए या फिर ये चाहिए, या फिर आपको पहले भी देते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी बुकिंग कैंसिल भी होती है। और अब तो शायद इसका प्रोडक्शन भी बढ़ गया है। प्रोडक्शन बढ़ चुका है, 2.5 साल भी हो चुके हैं, बट वो जो एक हाइप बना के रखते हैं ना, कुछ वो भी होता है। और बाकी स्टार्टिंग में जो ये प्रोडक्ट था इतना प्रीमियम निकाला था इन्होंने, तो उसकी भी कुछ वेटिंग होती थी। ठीक है, तो भाई ने बताया 3 to 4 मंथ्स में इनको कार मिल गई, बट AX7 ले ली थी इनको, AX7L उठा लाए, 2-3 लाख एक्स्ट्रा ही दे के आए हैं वो। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस ऑल ओवर? कैसी चल रही है अभी कार? कार तो बहुत शानदार चल रही है। ठीक है, और जब आपने एक कार ली थी तब देखने निकले थे मार्केट में, तब आपका बजट आपको डिसाइडेड था कि भाई मुझे 15 से 20-22 लाख की रेंज में कार लेनी है? मेरा देखो बजट तो ना पहले 15-16 लाख तक का ही था। ओके। मिड साइज जो SUVs होती है वो आप देख रहे थे आई थिंक, या फिर आप सेडान वगैरह देख रहे थे? नहीं, सेडान वगैरह तो नहीं देख रहा था। मुझे एक ग्रैंड विटारा पसंद आई थी। ओके। तो मेरा वही लेने का था, पर वो कि मैं उस टाइम शेयर मार्केट कर रहा था। ठीक है। तो शेयर मार्केट में उस टाइम क्या मार्केट बढ़िया चल रहा था। ओके। तो मार्केट बढ़िया। तो भाई यहाँ पे गौर देना, मैं बिल्कुल कैमरा मैन ढंग से दिखाइए इनको जी, बताइए दोबारा। तो इतना ही बजट था मेरा। ओके। पर उस टाइम मार्केट बहुत बुल रन चल रहा था शेयर मार्केट में जी। तो उस टाइम अच्छा खासा प्रॉफिट होता गया 2-3 महीने में, जब तक वेटिंग चली रही थी। तो तब लगा कि हाँ भाई पैसे आ गए, तब बजट बढ़ के 20-22 लाख तक का हो गया। फिर 20-22 लाख तक का हो गया तो पता चला कि हाँ यार कि चलो ये ले लेते हैं। आपने प्रोडक्ट देखा, तो इसके अलावा भी कोई कार देखी आपने? ग्रैंड विटारा हो गई, ठीक है, आप पहले सर्च कर रहे थे मिड साइज SUV, वो आपने देख ली, ठीक था। इसके अलावा भी कोई आपने देखी? इसके अलावा मैंने 2 गाड़ी और देखी थी मेन, तो और भी देखी थी, बट मुझे 2 जो मेन पसंद आ रही थी, एक तो इसी का भाई है स्कॉर्पियो एन, माई फेव।
वो एक्चुअली में क्या है कि मुझे भी वही गाड़ी लेनी थी, क्योंकि जो उसका रोड प्रेजेंस है ना वो इसका कहीं पे भी नहीं है। एग्जैक्टली मैं आपको काटना चाहूँगा यहाँ पे। स्कॉर्पियो एन में जो एक होता है ना लड़कों वाला फील और वो चीज़ें वो उसमें मिलती है, ये एक लग्जरी टाइप और फैमिली कार हो जाती है। इसमें भी भाई नो डाउट उससे ज़्यादा कंफर्टेबल है, फीचर्स उससे ज़्यादा है, प्रोवाइड करवाती है चीज़ें उससे ज़्यादा, बट उसका एक अलग प्रेजेंस ही रहता है, वो आपने खुद कहा। ये मेरा आज भी दुख रहता है स्कॉर्पियन खरीदने का, क्योंकि उससे 3-4 लाख सस्ती पड़ती है इसका टॉप मॉडल, बट वो है कि मैंने फैमिली के चक्कर में ले ली। बट आज भी कहीं पे स्कॉर्पियन जाता हुआ देखता हूँ ना तो मुझे लगता है कि यार मन में आता है कहीं ना कहीं, मन में आता है कहीं ना कहीं स्कॉर्पियन लेनी थी। कस्टमर्स का जो जेन्युइन होता है ना रिएक्शन और ओपिनियन, वही उसी के लिए हम ये वीडियो शूट करते हैं। उन्होंने बताया कि स्कॉर्पियो एन लेनी थी बट भाई कहीं ना कहीं ले ली, तो अब जब दिख जाती है ना तो भाई मन में तो आता है, सबके ही आता है, मेरे भी आता है, तो भाई ने भी वही बताया। क्योंकि जो सफारी है वो सब फीचर सब में मिल जाएंगे, लेकिन एक टाइम के बाद फीचर शायद बहुत सनरूफ रहती है, बोलते कि बड़ी सनरूफ चाहिए, ये फीचर चाहिए, वो फीचर चाहिए, तो मैं लोग सोचता था कि यार नहीं लोग ऐसे बोलते होंगे, एक्चुअली फीचर तो काम लेंगे ही नहीं। बट सही बात सब लेकिन सब लोग सही बात ही बोलते हैं कि जो फीचर है वो 1-2 महीने का शौक रहता है। सनरूफ हुआ, ये कैसा है, ठीक है, स्टार्टिंग में जब आप, मैं पर्सनल बता रहा हूँ मेरा, आप भी कहीं ना कहीं सेम ही चीज़ मुझे बता रहे हैं, मेरी में भी है, खोलेंगे स्टार्टिंग में रहता है शौक, ओपन रखते हैं, बट बाद में हम भूल भी जाते हैं कि ठीक है भी अपने फीचर नहीं है। आप क्या है कहना? बिल्कुल सही कह रहे हो। इसमें जो भी फीचर थे ना तो आप मान सकते हो कि 80-90% फीचर कभी काम नहीं आते। उसकी जगह मैं हमेशा मिस करता हूँ कि भाई मैं स्कॉर्पियन ले लेता तो इससे मतलब 3-4 लाख रुपये सस्ती पड़ती, और उसका जो रोड प्रेजेंस है साइड टू साइड खड़े करेंगे तो भाई बल्कि तो वही लगेगी, आप भी पता है। उसके जो कंपैरिजन में एक्चुअली में कोई कार है ही नहीं, चाहे आप हैरियर ले लो चाहे सफारी ले लो, उसका जो रोड प्रेजेंस है ना उसको कोई भी बीट नहीं कर सकता। कोई भी बीट नहीं कर सकती, ना ही कोई ऑफर करती है अभी। क्लासिक आती है, क्लासिक अलग सेगमेंट है, वो भी है, बट क्लासिक से ज़्यादा बेटर उसमें चीज़ें करी गई, कंफर्ट भी डाला गया, इंजन उसका रिफाइंड करा, बहुत चीज़ें थी उसमें जो काम की फीचर्स है वो सारे हैं, और लुक काफ़ी अच्छा कर दिया, कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा कर दिया, और जो उसका बॉडी रोल होता है वो भी काफ़ी बॉडी रोल, ये आपने एक बहुत अच्छी बात कही। आप डिटेल्ड में शायद कार्स के बारे में नॉलेज रखते हैं। बॉडी रोल बहुत कम हो गया था उसमें, इसमें तो है ही नहीं बॉडी रोल। इसमें आपको लगा बॉडी रोल? इसमें तो बहुत ना के बराबर, मैंने भी ड्रिवन किया 1-2 बार। हाँ, तो बहुत ना के बराबर है, मतलब अगर आप और एसयूवी से कंपेयर करोगे तो बहुत ही कम है। तो वही है कि उसमें सेफ्टी भी अगर में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट कर दिया, जैसे कि स्कॉर्पियो क्लासिक आज भी वो लोग लेते हैं, हालांकि जो स्कॉर्पियो क्लासिक है उसकी रोड प्रेजेंस और भी शानदार है, वो अलग लेवल है, लेकिन अलग सेगमेंट के लोग टच करते हैं उसको। लेकिन वही बात है ना कि आप 20 लाख रोड प्रेजेंस के लिए आप दे रहे हो, आपको गाड़ी चलानी भी तो है ना। बिल्कुल। तो उसके हिसाब से अगर आपको बेसिक फीचर चाहिए सारे मिल जाते हैं, रोड प्रेजेंस चाहिए, तो उसके लिए तो स्कॉर्पियन बेस्ट है। ठीक है भाई, ये तो भाई के ऑल ओवर एक्सपीरियंस हो गए कि कार इन्होंने कौन सी देखी। हैरियर देखी थी आपने? हैरियर भी देखी थी। हैरियर कैसी लगी? हैरियर का एक्चुअली में अभी तो फेसलिफ्ट आ गया, पर उस टाइम का फेसलिफ्ट को आप भूल जाओ, फेसलिफ्ट को तो पुरानी वाली बताओ, क्योंकि आपने उस टाइम देखी। पुरानी वाली दिखने में तो बहुत अच्छी थी, मतलब दिखने में तो XUV 700 से भी अच्छी लगती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट एक तो उसका इंटीरियर बहुत ही पुअर था उस सोवर कह सकते हैं, जो पुराने टाइम से चला आ रहा है। हाँ, मतलब जो उसकी टच स्क्रीन वगैरह थी ना तो वो काफ़ी लैगी वगैरह थी, तो एक तो मुझे वो पसंद नहीं आया, और जो इंजन का रिफाइनमेंट आपको महिंद्रा में मिलता है ना वो अभी टाटा में कहीं पे भी नहीं है। वो उसमें आपको फील हो जाएगा कि जब आप उसको चलाओगे ना कि हाँ नॉइज़ आ रही है, और मतलब जो इंजन है वो इतना स्मूथ नहीं है। केबिन नॉइज़ की आप आई थिंक बात कर रहे हैं, जब आप चलाते हैं गेट बंद हो जाते हैं तो केबिन नॉइज़ आती है, बाहर की नॉइज़ आती है। हाँ, केबिन नॉइज़ के साथ साथ इंजन की नॉइज़ भी आती है। जो इंजन है वो भी थोड़ा काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ी अगर महिंद्रा से कंपेयर करेंगे तो फील होता है। हाँ, फील होता है। ओके, तो ये आपका वेरिएंट जो डीजल है पेट्रोल है? ये डीजल है। डीजल चला रहे हैं, तो भाई एवरेज क्या दे रही है अभी, जो हर आदमी जानना चाहता है? एवरेज जो मैंने एक्सपेक्ट करा था ना तो उससे काफ़ी अच्छा दे रही है। अगर यहाँ पे सिटी और हाईवे में अगर हम उसको कंबाइन करेंगे ना तो 14-15 का एवरेज दे देती है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और ऑल ओवर आपने हाईवे कितनी ड्रिवन की है? हाईवे मैंने काफ़ी ड्रिवन करी है, और अगर हाईवे में अगर आप इसका एक बार मीटर रिसेट करके चलाओगे ना इसको, तो हाईवे में इवन ये 20-22 तक भी टच कर जाती है माइलेज में, अगर आप हाईवे चलाओगे तो। हाईवे अच्छे से क्रूज़ वगैरह करते हैं तो? हाँ, बिना क्रूज़ के 20-22 दे देती है। और जब भाई अब हाईवे की बात आई गई है ना, तो मेन जो इसका मेजर पॉइंट है ना, जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था एडास, भाई से बात कर लेते हैं, उसकी यूज़ किया है नहीं किया है? भाई मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मेरे मित्र हैं, काफ़ी टाइम से जानता हूँ, उन्होंने अच्छे से उसको निचोड़ के यूज़ किया होगा। अब जान लेते हैं इनसे, लेन असिस्ट टेस्ट की जो एडास है वो कैसा वर्क करता है? वो एडास बिल्कुल परफेक्ट वर्क करता है, पहले तो मैं बताना चाहूँगा। लेकिन अगर यूज़ की बात करें तो यूज़ मैंने केवल ऐसे हवाबाजी या शो ऑफ कहते हैं जिसको, तो उसमें कर रखा है। बाकी अगर एक्चुअल यूज़ की बात करी जाए तो वो इतना यूज़ नहीं आता, मतलब मैंने 2-4 बार यूज़ करा होगा, वो भी फैमिली में कोई बैठा है या फिर मेरी वाइफ बैठी है ना, तो उसको बस दिखाने के लिए। दैट भाई हमारे फीचर है इस कार में, इधर आ जाइए आप थोड़ा सा।
तो लाइक वो आपने यूज़ क्यों नहीं किया? कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया फैमिली के साथ, या फिर आपको पर्सनली मन नहीं मानता कि भाई नहीं, हाथों का जो खुद का एक ह्यूमन सेंस रहते हैं वो कंट्रोल ज़्यादा होता है, या फिर एक मैं नहीं बिलीव कर पाता? वो क्या मतलब लाइक क्या आपका माइंडसेट रहा जो आपने प्रॉपर नहीं यूज़ करा फैमिली के साथ? मैं बताना चाहूँगा कॉन्फिडेंस का ही फ़र्क आएगा, क्योंकि थोड़ा सा लगता है ये डर कि लेन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने गाड़ी जा रही है, ठीक है, तो इसमें वैसे तो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग भी है, लेकिन वो अगर ऑटोमेटिक ब्रेकिंग गाड़ी लेती भी है तो वो लेगी, तो वहाँ से आप पीछे अगर आप हाईवे में चला रहे हो तो स्पीड से गाड़ी आ रही होती है, तो वहाँ पे मेरे हिसाब से मुझे अनकंफर्टेबल लगता है कि पीछे से एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होता है, शायद आगे से नहीं हो। तो वो जो चीज़ है मेरे हिसाब से फॉग में या फिर नाइट में अगर आपको नींद वगैरह आती है ना, तो वो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट एडास तो अभी फ़िलहाल इतना मेरे को यूज़फुल नहीं लगता। भाई अभी देखो इंडिया है, लेवल 2, 3, 4 आएंगे ना, तब जाके हम कहीं कार मान सकते हैं। और वैसे भी इंडिया की रोड्स को आप जानते हो, ठीक है, लेन यहाँ पे है, पता चल रहा है आगे जाके खत्म हो गई। हाँ। आगे क्या ही करेगी हाँ, ये क्या सेंस करेगी? यही चीज़ मैंने 1-2 बार फेस भी करी है। हाँ, क्योंकि मैं चला रहा था, मैं दिखाने के लिए चला रहा था, और पता चला दिखाते दिखाते लेन ही खत्म हो गई। फिर क्या हुआ? फिर वो क्या है कि दिक्कत आ जाती है, फिर वो गाड़ी अजीब सा बिहेव करने लग जाती है, वो अजीब खुद लाइक जैसे खुद से मुड़ने लग जाती है। फिर वो जैसे आधी हल्की हल्की होती है ना लेन, तो फिर वो इधर जाने लग जाती है। जैसे आपने बताया कि अगर लेन खत्म हो गई तो थोड़ा बहुत तो वो कहीं अगर उसको दिख रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करती है, बट वो बिहेव सही नहीं करती है। हाँ, वो रिएक्ट सही नहीं करती है, तो फिर एक्चुअली में क्या है कि उसको फिर सेटिंग में जाकर फिर उसको ऑफ करना पड़ता है पूरा। ऐसे भी नहीं कि आप एक बटन दबा के उसको ऑफ कर सकते हो, गाड़ी चलाती है आपको उसको ऑफ भी करना पड़ता है। अच्छा, जैसा क्रूज कंट्रोल वाला जो वर्क रहता है वैसे नहीं करता है लेन असिस्ट का? क्योंकि मैंने कभी अभी यूज़ नहीं करा है। नहीं, वो वैसे नहीं करता, उसमें आपको अलग से जाकर प्रॉपर आपको कार रोक के साइड में लगा के बंद करना पड़ेगा, उसको बंदी करना पड़ेगा। तो ऐसा तो भाई देखो वही आदमी रहता है भाई, मशीनें कितनी भी एडवांस हो जाए, रोबोटिक ज़माना आने वाला है, आएगा भी, बट जो ह्यूमन सेंस रहता है ना वो ज़्यादा रहता है भाई चलते हैं फैमिली के साथ। अकेले उन्होंने बोला भाई शो ऑफ बाजी के लिए, ट्रायल मारने के लिए देख लिया, बट भाई फैमिली के साथ जो खुद का एक दिमाग काम करता है ना, वो इंजन पे नहीं डाल सकते, एक कंप्यूटराइज सिस्टम पे नहीं डाल सकते। तो वो एक अच्छी बात लगी इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके सस्पेंशन कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। लाइक आपने ऑफ रोडिंग भी करी थोड़ी बहुत? ऑफ रोडिंग तो गाँव में जाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, गांव में जाते तो हो ही जाती है। बाकी अगर हार्डकोर ऑफ रोडिंग है वो तो अभी तक नहीं हुई, लेकिन गांव वगैरह में गए हैं ना, तो छोटे मोटे गड्ढे तो छोटे मोटे जो गड्ढे फील होते हैं? नहीं, वो फील नहीं होते। सस्पेंशन इससे काफ़ी अच्छे हैं। ओके। और जैसे अगर बड़े गड्ढे में जाते हैं और उसमें स्पीड में गाड़ी रहती है ना, तब ज़रूर आवाज़ भी आती है और झटका भी लगता है। ओके। और स्टीयरिंग के बारे में क्या बात करना चाहेंगे? स्टीयरिंग कैसी लगी आपको इसकी? स्टीयरिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लाइट है। जब हम आराम से चलाते हैं, स्टार्ट करते हैं गाड़ी, आसपास चलाते हैं तो काफ़ी लाइट रहती है, और हाईवे में चलाते हैं तो आराम से अच्छा वेट ले लेती है, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस फील होता है जब भी हम हाईवे पर ड्राइविंग करते हैं। इससे पहले आप कौन सी कार चला रहे थे, यूज़ कर रहे थे? एक्चुअली में इससे पहले मैं ग्रैंड i10 चलाता था, वो भैया की गाड़ी है, तो वो भी बहुत अच्छी रही है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। फिर उससे एक छोटे बच्चे से और एक थोड़े हाथी पे आना कैसा एक्सपीरियंस रहा चलाने में? एक मैं माइंडसेट आपका थोड़ा मेरा लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि मैं समझाना चाहूँगा आपको। एक ग्रैंड i10 आप जो आपने बताया वो छोटे सेगमेंट की गाड़ी हो गई, हैचबैक हो गई वो। फिर एक प्रॉपर SUV चलाते हैं जब आप, इतनी बड़ी, लोगों के लिए मेंटलिटी रहती है, मैं उनके लिए क्लियर करने के लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे कि भाई छोटी गाड़ी चला के हम बड़ी गाड़ी में बैठे हैं तो डर लगता है, इतना बड़े कैसे जजमेंट लें। वो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपको लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बड़ी कार चलाने में? देखो बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होती, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी तो वो तो ऐसा नहीं है। दिक्कत तो आपको 100% यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि आप अगर जयपुर जैसे शहर में रह रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप हमेशा हाईवे में चलाओगे। अगर आप हाईवे में जा रहे हो तो कोई सिटीज़ में भी ड्राइवन होती है, सिटीज़ में भी ड्रिवन होती है, और जयपुर में इतना ट्रैफिक है, या फिर आप कोई भी ऐसी सिटी में रह रहे हो जहाँ पे बहुत ट्रैफिक है, तो वहाँ पे अगर आपको पार्किंग लगानी है या फिर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है, कंजेस्टेड एरिया आ जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा रहता ही है कि यार कहीं टच नहीं हो जाए, या फिर निकालने करने में काफ़ी दिक्कत रहती है। तो एक तरह से आप कहना चाहेंगे जो सिटी ईजी यूज़ वाली कार, इसको नहीं कहना चाहेंगे? लाइक वो तो इस साइज़ की कोई भी कार मेरे हिसाब से नहीं हो सकती, बट वैसे कोई दिक्कत नहीं आती ना चलाने में? साइज वाइज वही चीज़ें मैटर करती हैं। नहीं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो करना चाहेंगे। 360 पे आ जाता है वो भी, फिर वो कोई एक मेजर जो बड़ा पार्ट है वो रोल निभाता है आपकी हेल्प करने में। इसका जो 360 है ना, वो एक्चुअली मुझे पता नहीं क्यों इतना हेल्पफुल नहीं लगता। ओके। हालांकि है तो क्लियर। बता रहे थे कि 360 आपको थोड़ा पसंद क्यों नहीं आता है, वो आप एक बार मुझे लाइव बता दीजिए, हम ऑडियंस को भी दिखाएंगे कैसा आपका जो है एक्सपीरियंस रहता है। एक बार मैं इसका कैमरा चला लेता हूँ, ये देख सकते हो आप। ठीक है। तो अब शायद आई थिंक आपका जो कहना ये है कि साइज राइट, साइज थोड़ा बड़ा होता तो और ज़्यादा बेटर रहता, ऑब्जेक्ट तक क्लियर यहाँ पे व्यू भी नहीं हो रहा। ओके। अब 360 डिग्री मेनली काम आता है जब हम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में फंस रखे हो। हाँ, तो वहाँ पे तो पता ही नहीं चलता एक्चुअली में कि यहाँ पे हो क्या रहा है।
तो भाई का कहना ये है कि जो साइज वाइज है ना, स्क्रीन इतनी बड़ी है, ठीक है भाई 10 इंच की स्क्रीन है, तो इसमें थोड़ा बड़ा अगर वाइडर दिखाते तो बेटर रहता जजमेंट में और सारी चीज़ों में, बट छोटा है। और अभी भाई ने मेरे को एग्जांपल दिया हैरियर और नई सफारी का, उनमें बहुत ज़्यादा क्लीन है क्वालिटी वाइज और स्क्रीन भी लार्जर है उनकी। हाँ। तो बेटर जजमेंट हो पाता है। तो भाई आपने हाईवे ड्राइव्स किए हैं इसमें, जैसा कि आपने बताया फैमिली के साथ किए हैं? हाँ, फैमिली के साथ किए हैं। कितने पैसेंजर्स को बिठा के किए हैं? इसमें मैंने 5 भी बिठाए हैं, 7 भी बिठाए हैं, 8 भी बिठा रखे हैं। जो इसकी थर्ड रो है, क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? मैं पूछना नहीं चाहता, मैं आपसे डायरेक्ट जानना चाहता हूँ, क्या कहना चाहेंगे? थर्ड रो में यही है कि कोई भी बैठना नहीं चाहता एक्चुअली में। ओके। जिसको भी एक बार बिठा देते हैं ना, वो बोलते हैं कि भाई हमें तो वापस नहीं। भाई देखो, एडल्ट्स के लिए तो वो है ही नहीं। अब लोग आपके मेरे जैसे हाइट वाले बैठ ही नहीं सकते। एक्चुअली में बैठने में तो 5.5 फुट तक के हाइट के लोग बैठ सकते हैं, मतलब मैं नहीं कह रहा कि बहुत कंफर्टेबल होगी, बट जैसे मैंने मम्मी को बिठाया तो मम्मी की हाइट शायद 5 फुट भी होगी ना, तो अभी उनको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगा और मतलब सफोकेशन भी होता है एक्चुअली। पीछे में आपके पास ओपन विंडो भी नहीं है, तो मैंने जितने भी लोगों को बिठाया बस वो ये बोलते हैं भाई हम अगली बार यहाँ पे मत बिठाना। बाकी कभी कभी इमरजेंसी होती है तो ठीक है बैठ जाते हैं। और जो सेकंड रो है इसकी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सेकंड रो का ये है, सेकंड रो तो अगर स्पेस की बात करेंगे तो स्पेस में कहीं दिक्कत नहीं है। 3 लोग अच्छे से जा सकते हैं? 3 लोग तो बहुत अच्छे से जा सकते हैं, 3 लोगों में तो कहीं दिक्कत नहीं है, बहुत कंफर्टेबली जा सकते हैं। 3 लोग जैसे मम्मी जी हो गई, पापा जी हो गए, और वो लाइक बड़े लोग अच्छे से बैठ के जा सकते हैं? आराम से जा सकते हैं, काफ़ी अच्छी वाइड भी है और कोई दिक्कत नहीं है, मतलब थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। थाई सपोर्ट, नी रूम एरिया वगैरह, हाँ हेड रूम वगैरह सब काफ़ी अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई बात कर ले, मेरी 6.1 हाइट है, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग है ना एक कंफर्टेबल है। आगे वाली सीट है वो भी मेरे हिसाब से बैठी हुई है, अभी आपने देखे मैं बैठा था आगे। नी रूम, थाई सपोर्ट और जो एरिया है ना इसमें नेक एरिया भाई वो एकदम परफेक्ट है। आप इजीली बैठ के लॉन्ग ड्राइव कर सकते हैं, 500, 700, 800, 1000 किलोमीटर आप इसमें इजीली जा सकते हैं। लेग रूम भी अच्छा खासा है, मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ। और ये इसका आर्मरेस्ट हो गया, तो भाई इजीली मेरे जैसे 3 आई थिंक बैठ सकते हैं इसमें, क्योंकि जो आप एरिया देखेंगे ना इसका इतना सारा वाइड है ना, मेरे जैसे 3 भी बैठ जाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बीच वाला हेड एडजस्टमेंट नहीं है तो थोड़ा सा इशू हो सकता है, बच्चा वगैरह बैठा सकते हैं। बाकी मैं अपना अगर ये एडजस्ट कर लूँगा, एडजस्ट ही है तो शानदार रहने वाली है। अब थर्ड जो इसका रो है ना उसका बात कर लेते हैं, थर्ड रो कितना होने वाली है, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आपको कितनी प्रैक्टिकल है या नहीं मेरे जैसे लोगों के लिए। तो भाई अब इसकी थर्ड रो में देख लेते हैं चल के कैसा क्या एक्सपीरियंस होता है। ये अपन ने यहाँ से करी, इसकी सीट फोल्ड ईजिली हो जाती है, एक हैंड से आप कर सकते हैं। बैठ चुके हैं इस कार में, इसको फोल्ड कर लेते हैं खुद से ही। ये हो गया। अब भाई मैं बैठा हूँ, एक तरह से देख पा रहे होंगे हेड रूम अगर आपको दिख रहा है तो मेरी 2 उंगलियाँ जा पा रही हैं ऊपर। और भाई मैं पर्सनली बताना चाहूँ ना, तो अगर थोड़ी कहीं 2, 4, 5, 10, 20 किलोमीटर वाली बात हो ना, कहीं आसपास ही जाना है सिटी में, तो जा सकते हैं। बाकी मैं अगर आप बोलें 100-150 किलोमीटर में बैठ जाऊँ तो नहीं बैठ पाऊँगा भाई, मेरे जैसों के लिए नहीं है। बच्चों के लिए आई थिंक ये परफेक्ट हो सकता है। यहाँ पे एसी वेंट भी है, स्पीकर भी हैं, तो वो सारी चीज़ें एक बच्चों के लिए कंफर्टेबल है। बट भाई मेरे जैसे अडल्ट हैं वो नहीं बैठ पाएंगे इसमें। ये हो गया थर्ड रो की बात। और भाई सीट हटाना और लगाना वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है इसमें, और बाहर आने में भी थोड़ी सी मशक्क़त जो है वो है करनी पड़ती है। तो आशीष भाई मैंने थर्ड रो की बात कर ली। आप मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे ही आपके बैठना पसंद करते हैं। माता जी को एक बार बैठाया तो उन्होंने मना कर दिया, बच्चे भी बैठना पसंद नहीं करते, पता नहीं क्यों। ओके तो भाई देखो एकदम जो रियल बात है ना वो बोल रहे हैं भाई। ऐसा नहीं कि भाई कार ऑन करते हैं तो अंधे वक्त होते हैं ना लोग, नहीं भाई महिंद्रा बहुत अच्छी है, तो ऐसे गुणगान नहीं कर रहे हैं, जो रियल चीज़ है वही बता रहे हैं। राइट भाई। और भाई ये जो थर्ड रो है उसको यूज़ करने के बाद जो ये इसका एक्सपीरियंस कैसा है? जो आपका लगेज कैरी है भाई, कितना ऑप्शन मिल जाता है, कितना आपने कभी किया है यूज़? हाँ यूज़ तो करा है कभी। नहीं, आपने 7 सीटर को यूज़ करके उसके बाद ये लगेज कैरी किया है यहाँ पे? हाँ लगेज कैरी करा है, बट वो ये कि अगर आपने 7 सीटर अगर ऑप्शन इसको कर लिया है तो फिर आपके पास ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने पास सामान बहुत ही कम है, और कभी इमरजेंसी हो तो फिर आपको सामान आगे रखना पड़ेगा सीटों में, क्योंकि आप देख ही पा रहे हो कि ज़्यादा सामान यहाँ पे नहीं रख सकते। छोटे हाँ, क्योंकि जो बैग्स होते हैं वो ऐसे खड़ा करके ही रख सकते हैं, और लाइक 2 ही बैग रख सकते हैं, फिर टच होने के भी इश्यूज रहते हैं। छोटे मोटे बैग सूटकेस तो यहाँ पे आएगा नहीं, अब थर्ड रो आप, क्योंकि भाई आप जब देखेंगे ना इंडिया में ना अपने अभी भी कितने भी आप चाहे
50 लाख फॉर्च्यूनर ले लो, वो भी 7 सीटर आती है। अगर आप उसको भी 7 सीटर एज यूज़ करोगे तो उसमें भी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं रह जाती है लगेज कैरी करने की। आप बताइए। हाँ वो तो सही है, अगर आपको 7 सीटर कैपेसिटी में अगर गाड़ी चाहिए और उसके बाद बूट स्पेस भी चाहिए ना, तो फिर तो एक ही गाड़ी बचती है, इनोवा। भाई ने बहुत सही चीज़ कहती, इनोवा ले लो फिर तो, और टूर मारो चाहे कुछ भी मारो। राइट, क्योंकि भाई 7 सीटर नाम की रहती हैं, लगेज में फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या फिर भाई मोस्ट ऑफ द टाइम जो लेते हैं ना लोग वो फर्स्ट और सेकंड रो यूज़ करते हैं इसको फोल्ड करके, तो भाई तगड़ा स्पेस हो जाता है इसमें। तो भाई मैं जानना चाहूँगा जो हैंडल वाला आपको ऑप्शन लगा वो कैसा लगा, लाइक ये जो अनलॉक करते हैं वो मुझे थोड़ा सा शेयर कीजिए एक्सपीरियंस, आपको पर्सनली कैसा लगता है? एक्चुअली में अगर इससे नीचे वाला मॉडल लेते हैं तो उसका तो बहुत ख़राब है, पर अगर आप X7 लग्जरी ले रहे हो ना तो उसका तो बहुत शानदार है, क्योंकि जो 50 लाख है 60 लाख है उसका फील आता है कि गाड़ी काफ़ी अप मार्केट फील होती है जब ये जो हैंडल जो है रेंज रोवर जैसे बाहर आते हैं। हाँ, वो वैसे बाहर आते हैं और एक फ्लैक्स टाइप सा भी हो जाता है। हाँ फ्लैक्स टाइप सा भी हो जाता है, तो वो काफ़ी अच्छा है अगर अपने आप आ जाते हैं तो टॉप मॉडल के लिए। उससे नीचे का ले रहे हो तो फिर वहाँ पे आपको दिक्कत भी हो जाती है, क्योंकि मेरा पहले लेने का था तो ये भी एक रीज़न था, क्योंकि उसमें वो अटक जाता है या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बंद करने में दिक्कत आती हाँ, है। और अब जैसे अभी आपने अनलॉक कर रखी है तो ये अंदर नहीं जाएंगे। हाँ, इसका क्या है ये जैसे आप लॉक करोगे ना इसको तो ऑटोमेटिक चल जाएंगे, ऑटोमेटिक चलेंगे। और ये लग्जरी में ही आता है ऑप्शन, राइट? लग्जरी में ही ऑप्शन आता है और बाकी किसी भी तो भाई देखो महंगे यूट्यूबर बड़े यूट्यूबर तो भाई लग्जरी ले रखे हैं, बंद नहीं करना चाहते आज से, पैसा भाई पैसा यही बोलता है। और भाई मैं जानना चाहूँगा जो इसका वेलकम फीचर है, वेलकम फीचर आपको कितना यूज़फुल लगता है? वेलकम फीचर एक्चुअली में देखा जाए तो मुझे अच्छा लगता है। मेमोरी अपनी उसमें सेव कर दो 1 2 3, वो जो मर्सिडीज वाला सा फील आता है। हाँ उनमें काफ़ी अच्छा फील आता है, मतलब आपके साथ भी कोई बैठा होता है तो पूछता भी है यार कि यार इसमें क्या हो रहा है, सीट अपने आप कैसे जा रही है, गेट खोलते ही। हाँ गेट खोलती है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है, और आप उतरते हो तो ऑटोमेटिकली पीछे हो जाती है, तो वो फीचर काफ़ी अच्छा है। ओके, एंड जो इसका एड्रोनॉक्स फीचर है जो ऐप बना रखी है एक, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? लाइक उसका इंटरफेस है जो यूज़फुल है, आप बैठे हो घर के बाहर हो, थोड़ा सा काम कैसे करता है प्रॉपर, लाइक वर्क कैसे करता है? देखो मैंने अभी तक जो एक्सपीरियंस करा है ना एड्रोनॉक्स, तो मेरा तो एक्सपीरियंस काफ़ी शानदार रहा है। ओके, पूरा आपको उसमें आइडिया में लग जाता है कि आपकी गाड़ी कहाँ पे खड़ी है, कितना माइलेज दे रही है या फिर कितनी इसमें फ्यूल डायरी बची है, और जितने भी सारे फीचर होते हैं ना फीचर हो गए उसके, विंडो रोल ऑन करने के, एसी ऑन करने के, बिल्कुल परफेक्टली वर्क करते हैं। अभी तक मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। अभी हमने सुना था कस्टमर्स की कंप्लेन थी कि जो एड्रोनॉक्स है ना कभी कभी तो फैच ही नहीं कर पाता गाड़ी को, वो लोडिंग होता रहेगा। आपने लाइक जब से परचेज किया ये प्रॉब्लम तो मुझे भी फेस हुई है, बट ये प्रॉब्लम ज़्यादातर वहाँ पे आती है जहाँ पे नेटवर्क कम है। ओके, तो ये इंटरनेट पे डिपेंड करता है, तो वो इशू हम कंपनी के ऊपर नहीं डाल सकते। मेरे हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का इशू नहीं है, जहाँ पे इंटरनेट अच्छा चलता है, वोडाफोन की सिम आती है इसमें क्योंकि ओके तो वो जहाँ पे वोडाफोन का नेट अच्छा चलता है ना, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आती, बिल्कुल परफेक्टली वर्क करता है, कुछ भी दिक्कत नहीं आती इसमें। ओके, तो अभी आपको 1 ईयर हुआ नहीं, आई थिंक कितनी ईयर के लिए फ्री आता है सिम वाला ऑप्शन जो देती है कंपनी? ये जो वेरिएंट है ना इसमें 2 साल के लिए फ्री आता है, फिर शायद उसके बाद 1 साल के 5-6 हज़ार रुपये लगता है। ओके, तो वो लाइक हमें कंपनी को पे करना है, फिर सिम चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ होता है? मुझे जहाँ तक अभी पता है ना, वो शायद हमको 5-6 हज़ार रुपये कंपनी को ही देने पड़ेंगे, ऑप्शन नहीं होता। हाँ कंपनी को ही पे करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको वो सिम है उसका रिचार्ज फोन की तरह निकाल लिया फिर डाल लिया, ऐसा नहीं है दोस्तों, वो आपको कंपनी को ही पे करना होगा। वो कंपनी को ही एड्रोनॉक्स का ही आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, उसके जो भी 5-6 हज़ार रुपये लगते हैं वो लगेंगे आपके। ठीक है भाई, मेरी कि आपको अभी तक क्या नेगेटिव लगा इसके बारे में, आपने इतने पैसे खर्चे हैं? तो मुझे इसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट लगता है ना, वो एक्चुअली में इसका रोड प्रेजेंस ही है। ओके, क्योंकि अगर आप इस सेगमेंट की कोई भी एसयूवी ले रहे हो, चाहे आप हैरियर ले रहे हो, चाहे सफारी ले रहे हो, और चाहे आप स्कॉर्पियन ले रहे हो या फिर MG हेक्टर ले रहे हो, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसकी जो रोड प्रेजेंस है ना वो उन सबसे कम इसी की है। जबकि ऐसा नहीं है कि इसका मतलब जो लेंथ है वो भी लेंथ डायमेंशन वगैरह में तो कोई कमी नहीं है। हाँ लेंथ तो शायद इसकी सबसे बड़ी आती है, शायद स्कॉर्पियन से भी बड़ी आती है लेंथ में। तो लेंथ में हाँ थोड़ी बहुत आती है, कहीं भी छोटी नहीं लगती है गाड़ी आपको। बट आप जैसा बोल रहे हैं कि अभी जो कार्स आ रही हैं थोड़ा बहुत जो आगे चलती हुई दिखती है कार, उसमें जो रोड प्रेजेंस आता है वो वाला आपको फील नहीं होता पर्सनली यार। जो सफारी में है, जो हैरियर में है, जो स्कॉर्पियन में है, तो उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि अपन इतने पैसे खर्च करें हैं तो उस हिसाब से इसका रोड प्रेजेंस उनसे काफ़ी कम है। ओके, तो ये लगता है आपको नेगेटिव। और इसके अलावा कुछ? और इसके अलावा तो मुझे खास नेगेटिव नहीं लगता, बस मेरे फैमिली वगैरह मेम्बर बैठते हैं तो उनको तो ग्रैंड आई10 में बैठने की आदत है। हैचबैक से वो एसयूवी कंपेयर करते हैं तो उनको तो ऐसे लगता है कि यार इतनी महंगी गाड़ी है, फिर भी जो सीट है ना उनको i10 की ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। बाकी मुझे इससे अगर आप पूछोगे तो मुझे तो इसकी सीट कंफर्टेबल लगती है, कोई भी दिक्कत नहीं। नहीं देखो, हम फैमिली वालों की माताजी पिताजी वगैरह की बात कर रहे हैं आई थिंक आप, तो
घर वालों की जो मेंटेलिटी होता है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कह देते हैं भाई इतने रुपए में वो दी थी, उसका इतना अच्छा था, अब ये 20-25 लाख इसमें खर्चे हैं तो इसमें क्या ही अलग सी सीटें, वैसी सी हैं वो ही बढ़िया हैं। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग वैसा सा ओपिनियन रहता होगा उनका। हाँ, वैसा सही ओपिनियन है कि भाई इतनी महंगी गाड़ी है तो भी ऐसा नहीं है कि सीट बहुत कंफर्टेबल लग रही है। बाकी अगर आप देखोगे तो हैचबैक की सीटें तो सीधी सी बात नहीं देखो, देयर इज़ नो कंपेरिजन, राइट। और एक और जो चीज़ है इसमें एक ऑटो बूस्ट हेडलैम्प आता है, यूज़ किया है? यूज़ करा है मैंने। वो ऑटो ही होता है, हाँ, जैसा नाम में ही आ रहा है। कितना यूज़फुल लगता है आपको जब आप हाईवे पर नाइट में, आपने ड्राइव किया नाइट में? बहुत ड्राइव करी है और मुझे वो जो फीचर है ना वो एक्चुअली में बहुत ही यूज़फुल लगता है। और मैं तो ये चाहता था कि कंपनी वो जो फीचर है वो हमको हाथ में दे दे, क्योंकि जो फीचर है वो 80 किलोमीटर पर आवर से जब आपकी गाड़ी ऊपर जाती है ना तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत आगे विजिबिलिटी जो है अच्छी हो जाती है, बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाती है। तो मैं तो यही सोच रहा था कि अगर कंपनी अपने हाथ में देती, जैसे हाई लेन होता है वैसे उसी की तरह अगर अपने हाथ में देती। हाँ, आपके कहने का मतलब है ऑप्शन होता है तो बटन के थ्रू होता है, कुछ होता कि आप उसे इनेबल कर सकते हैं, चल जाए, तब हम नॉर्मली भी ड्राइव कर रहे हैं, राइट। हाँ, वो कुछ सही होता है एक्चुअली में, हम कुछ ही नहीं कर सकते, वासी की स्पीड से ऊपर जाने पे ही वो ऑन होती है, ऑटो ही होता है, वो अपने आप ऑफ हो जाती है। लाइटों से वैसे खुश हो आप? ये जो थ्रो वगैरह है, इसके टर्निंग सीक्वेंशियल जो इंडिकेटर्स होते हैं, जो स्टाइल है उसकी, खुश हो उनसे? जो इसकी लाइट्स है ना वो मैं कहना चाहूँगा इससे बेस्ट लाइट आपको इस सेगमेंट में किसी की भी नहीं मिलेगी। लाइट के मामले में मैं बिल्कुल खुश हूँ। इसकी जो विजिबिलिटी है, कॉर्निंग लाइट्स है, फॉग लाइट्स है, वो काफ़ी अमेजिंग है, वो मुझे कहीं पे भी उसमें दिक्कत नहीं आई अभी तक। और फिर आपने बता ही दिया ऑटो वाला तो फिर 4 चांद लगा देती है 80 ऊपर जाके। उसमें मज़ा आता है जब भी वो ऑन होती है ना, तो अब गाड़ी चलाने का एक अलग ही मज़ा आता है। ओके, तो आपने इसमें कुछ अलग से एसेसरीज का काम करवाया? इसमें मैंने एस सीरीज़ का काम करवाया है और मैंने जो सारी एस सीरीज़ है वो कंपनी से लगवाई है। और उन्होंने कंपनी से इसलिए क्योंकि जब आपको कार दी होगी तो वो लगा देते हैं और फिर उन्होंने डिमांड करी होगी, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस फेस किया आपने? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मैंने उनको कहा था आगे से कि लगा देना कुछ जैसे कि ये जो साइड बोर्ड होता है, तो अब जैसे जो मम्मी है उनको चढ़ने में दिक्कत आती है क्योंकि थोड़ी सी ऊंची गाड़ी हो जाती है उनके लिए। अच्छा, तो ये एल में नहीं आता है? ये किसी भी वेरिएंट में खुद से लगा हुआ नहीं आता है। ओके, ये स्कॉर्पियो एन में आता है। आप कोई सा वेरिएंट ले लो, और अगर आप एक्सयूवी लोगे ना, चाहे टॉप मॉडल लो चाहे कोई सा मॉडल लो, खुद से लगा हुआ नहीं आता है। और इसकी जो कॉस्टिंग है वो भी 24 से 25,000 रुपये पड़ती है अगर आप 24 to 25,000 अगर कंपनी से ही। हाँ, कंपनी से ही, जो कि मेरे अकॉर्डिंग देखो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप आफ्टर मार्केट जाते हो तो 7-8,000 10-12 हज़ार की आपको अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी। तो पर ठीक है, उस टाइम नया नया शौक था तो कंपनी ने मुझे फोर्स नहीं करा एक्चुअली, बल्कि मैंने कंपनी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। नहीं, पैसे की तो इतने की ज़्यादा भी नहीं था, बट वो ये कि नया नया शौक रहता है तो इंसान कर लेता है। आप सोच गए कि ठीक है कंपनी फिटेड ही हो जाए भाई, लगा दो आप। हाँ, बस उसी चक्कर में क्योंकि बहुत सारी वीडियो चलती रहती है कि कोई ऐसी एक्सरीज लग जाती है इससे वारंटी वॉइड वगैरह हो जाती है, तो वो मेनली वाइड कट वगैरह पे होती है। हाँ, तो मुझे इतना क्या है उस टाइम नॉलेज नहीं थी एस सीरीज़ के मामले में, तो मैं ठीक है भाई जब इतने रुपए दे दिए हैं तो लगवा लो। तो मेन यही था, फुट स्टेपर जो होता है, और वही वो जब आप अभी एसयूवी ले रहे हो ना तो नीड हो ही जाती है। हमें नहीं पड़ेगी तो घर वालों को पड़ती है। हाँ, अपन को तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी, बल्कि अपन को तो ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा मजा जो आ रहा था वो और ख़त्म हो गया, लेकिन घर वालों को तो इसके बाद भी थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। ठीक है, इसके अलावा कोई नेगेटिव आपका पॉइंट? इसके अलावा नेगेटिव तो मुझे कुछ लगता नहीं है। जैसे थर्ड रो है तो वो तो ठीक है, सबकी 7 सीटर की आती है, और तो मुझे इसमें कुछ ऐसा खास नेगेटिव लगता नहीं है। बस ठीक है, अपने टाइम अलग से कोई भाई जो चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है कि भाई ले ली मैंने, इतने पैसे डाले, वर्थ थे मेरे, और जो 1-2 जो फीचर होते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं आपको, ऐसा कुछ? एक तो मुझे इसका जो इंजन है वो बहुत शानदार लगता है। कैसा वेल परफॉर्म करता है? बहुत जब पैर रखते हैं जाती है एकदम रेसिंग कार वाली फील आती है। जब भी इसको आप रेव करोगे ना तो बहुत शानदार भागती है। मोस्टली कौन से मोड पे चलाना पसंद करते हैं आप इसे? इसको मैं जूम में चलाना पसंद करता हूँ, मजा जिप जैप जूम। हाँ, जूम में चलाना पसंद करता हूँ, और मतलब उसमें गाड़ी का आप 150 ले जाओ 200 ले जाओ, वैसे लेके जानी तो नहीं चाहिए। बिल्कुल भाई, ये भाई बोल रहे हैं नहीं जानी चाहिए। हाँ, लेकिन भाई उसमें अपन लेके भी जाते हैं ना, तो अगर जैसे इसकी थोड़ी सी फील आता है कि भाई कॉन्फिडेंस आता है कि अपन ने 150-160 भगा रखी है कि मन जहाँ पे मैं चाहूँगा वहाँ पे रुकेगी। ब्रेकिंग से रिलेटेड कैसा है? ब्रेकिंग भी इसकी बहुत शानदार है, और क्योंकि एक्चुअली में गाड़ी जैसे स्कॉर्पियन से कंपेयर करेंगे तो उससे नीचे भी है ये, तो जब अपन इसको अगर अपन थोड़े से जो एरोडायनेमिक्स होते हैं वो भी वर्क करते हैं, तो हम जब इसको हाई स्पीड में भगाते हैं ना 150 या उससे ऊपर, तो बहुत शानदार चलती है। कहीं पे भी अपन को ऐसा डर नहीं लगता कि यार गाड़ी अनकंट्रोल हो रही है। कॉन्फिडेंस फुल रहता है, फुल कॉन्फिडेंस रहता है, और इंजन भी ऐसे नहीं कि नॉइस करने लग गया अगर आप हाई स्पीड पे लेके जा रहे हो, तो भी बहुत स्मूथली इसका इंजन है वो काम करता है। ओके, तो भाई यही थी वीडियो, भाई से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और ये डिटेल्ड में आई थिंक लॉन्ग हो गई होगी, सॉरी गाइज, बट ये जो वीडियो देख लेगा ना काफ़ी, भाई वीडियो आप लोग इसीलिए देखते हो
जब आप अपने हार्ड एंड मनी कहीं लगा रहे होते हो ना कि 20-25 लाख आप जब लेने जाएंगे, तो भाई जब आप टेस्ट ड्राइव लेते हैं तो 5 मिनट 1-2 किलोमीटर की देते हैं, वो नहीं पूरी चीज़ बताते हैं। तब आप कंपनी में परचेस करने जाते हैं तो सब कोई बढ़िया बताता है, बट भाई जो इन जैसे भाई होते हैं ना, वो एक्सपीरियंस साल भर से यूज़ कर रहे हैं और जो डिटेल्ड चीज़ें बताते हैं ना भाई, ये अच्छा लगा तो अच्छा, बुरा लगा तो बुरा, तो भाई इनसे आपको काफ़ी आइडिया हो जाता है ये प्रोडक्ट आपके लिए है या नहीं है, राइट। तो भाई यही थी वीडियो, थैंक यू भाई को भी, थैंक यू आने के लिए। Thank you भाई ने काफ़ी बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला है, 4 दिन वेट कराया है। बिजी शेड्यूल की बात नहीं है, आर्यन भाई काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से बोल रहे थे, बट मैं 1-2 बार शायद अपना शेड्यूल भी हो गया था, बट कुछ ना कुछ दिक्कत आती रही, तो भी भाई ने आराम से बोला कोई दिक्कत नहीं है। और जब आज हमारे को टाइम मिला, आज भी मैंने लेट कर दिया, पर भाई ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, और आराम से वीडियो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है।